आपके पास, तो आपको कैसे वहाँ पे टेंडर फिल करना है, क्या टैगिंग लगानी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको पहले वीडियो में बताई गई है। बाकी जो है कुछ और चीज़ें जो अपडेट हुई हैं वो सारी चीज़ें आपको इस ट्रेनिंग में भी बताई जाएंगी कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है, टर्नओवर अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास ITR नहीं है, 2-3 साल का मांगते हैं ना, वो नहीं है, या जिस लोकेशन पे आप टेंडर डाल रहे हैं उस लोकेशन पे आपके पास कोई ऑफिस नहीं है वहाँ पे, तो आप किस तरीके से टेंडर डाल पाएंगे, किस तरीके से अपने आप को क्वालिफाई कर पाएंगे, ये सारा कुछ आपको इस ट्रेनिंग में जो है वो बताया जाएगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरा होता क्या है, आप लोगों को रेट वगैरह डालने में भी हो सकता है कि इशू आता हो कि इस चीज़ का रेट हम क्या डालें, हमें नहीं पता, आप नए हो, आपको नहीं पता कि जैम पे हम क्या रेट डालें जो हमारा भी काम हो जाए और प्रॉफिट भी कुछ निकले। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि जिस कैटेगरी में आप टेंडर डालना चाह रहे हैं उस कैटेगरी में पहले के जो वेंडर्स थे उन्होंने किस रेट में काम लिया है, किस आइटम का काम लिया है, किस रेट में लिया है, किस तारीख को लिया था, किस डिपार्टमेंट में लिया था, लोकेशन क्या थी, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। चाहे वो AMC का टेंडर हो, मेंटेनेंस सर्विस का टेंडर हो, या वो प्रोडक्ट सप्लाई का टेंडर हो, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। तो सबसे पहले तो आज हम देख लेते हैं कि आपकी ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें जो होंगी वो कवर की जाएंगी। तो सबसे पहला टॉपिक जो होता है अपना जैम प्रोफाइल अपडेशन का, मतलब सबसे पहले आपको सेलर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं, कौन कौन एलिजिबल है सेलर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जब हम सेलर का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो अपना प्रोफाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं, या जिन्होंने अगर अपना प्रोफाइल बना रखा है तो उनकी प्रोफाइल में अगर कोई इशू होता है, वो 90% पे आके रुक गया है या 80% पे आके रुक गया है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ें भी हम आपको सही करने का बताएंगे, किस तरीके से आप वो चीज़ें सही कर सकते हैं। अभी मेरे हिसाब से जितने लोगों ने ट्रेनिंग ज्वाइन किया है सब लोगों का जैम पे रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट हो रखा होगा। कोई वैसा है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा हो जैम पे? कोई वैसा जिसका ना हो रखा हो जैम पे रजिस्ट्रेशन? मेरा है सर, अभी मैं सीख रहा हूँ। आप अपना नाम बताइएगा। आदित्य शर्मा सर। आदित्य शर्मा। जिन जिन लोगों ने ट्रेनिंग ज्वाइन करी है ना, ट्रेनिंग के बाद जो है आप लोग एक बार व्हाट्सएप पे हाई करके हमें शेयर कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि हमने ट्रेनिंग ज्वाइन किया था, जिससे हमें आगे कनेक्टिविटी करने में ईजी रहे। ठीक है, ओके। तो ये हम आपका पहले जो रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होता है वो सारी चीज़ें भी हम बताएंगे। अभी हम आपको शॉर्ट में बताएं कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सबसे पहला तो आपको जो चाहिए होता है, देखिए अगर आप अपने स्टेट में काम करना चाहते हैं, सिर्फ अपने स्टेट में, तो अगर आपके पास GST नहीं भी है तो भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा इशू ये हो जाता है कि अगर आपके पास GST नहीं है तो किसी किसी टेंडर में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे और किसी किसी टेंडर में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जिसमें उन्होंने GST को एकदम मैंडेटरी किया हो कि नहीं GST तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो डायरेक्ट ऑर्डर वगैरह होते हैं, जो सप्लाई करना होता है या जो आप कैटलॉग वगैरह डाल के रखते हो, उसके लिए आपको GST की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैम पोर्टल पे जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से चाहिए होती है। तो सबसे पहले हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है वो हम लेके चलते हैं MSME को, क्योंकि MSME कंपलसरी है। MSME आपका विदाउट GST भी बन जाता है, इसमें GST लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आधार, तीसरा पैन, चौथा फ़ोन नंबर कोई सा भी, और पांचवा मेल ID। ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। ऑप्शनल में है आपका, ऑप्शनल में अगर आपके पास GST है तो आप GST लगा सकते हैं, विदाउट GST भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी टेंडर में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऑप्शनल में है GST एंड ITR, मैन्युफैक्चरर हो या आप ट्रेडर हो, कोई भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जैम पे रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है? जो भी, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो,
चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, सब लोग जैम पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिनके भी पास ये डॉक्यूमेंट जो अभी हमने बताया आपको, आधार, पैन, एमएसएमई, फ़ोन नंबर और मेल आईडी होगा। जीएसटी नहीं भी है फिर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बस कुछ एक टेंडर में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते विदाउट जीएसटी, जिसमें बायर ने कंपलसरी कर रखा है कि उनको जीएसटी चाहिए ही चाहिए। तो ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने मतलब समझो जीएसटी अगर आपके पास नहीं है तो एमएसएमई आपका आधे घंटे में बन जाता है। बाकी आधार, पैन, फ़ोन नंबर और मेल आईडी ये सारी चीज़ें तो आपके पास होंगी ही होंगी। तो आप अभी के अभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जैम पोर्टल पे। आप जैम पोर्टल पे जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 5,000 रुपये की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो जमा करानी होती है। बाकी कोई फीस आपको जमा नहीं करानी होती, सिर्फ 5,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट वो जमा करानी पड़ती है। वो भी 5,000 अगर प्रोप्राइटर जो है जिसके नाम पे आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो एमएसएमई रजिस्टर्ड है एंड वुमन है, औरत है, तो वो जो पेमेंट होती है 5,000 रुपये की वो रिफंडेबल होती है। किसी किसी केस में जो SC वगैरह होते हैं उन केस में वो आप डिपॉजिट नहीं भी कराते हैं फिर भी आपका जो आईडी है वो चालू हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने जमा करा भी दिया है तो वो रिफंडेबल होता है। वो जब आप अपनी आईडी जब क्लोज करेंगे या जब आपकी मर्जी होगी तब आप जैम पे मेल करके वो पेमेंट जो है वो रिफंड ले सकते हैं। वो ये एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है कि अगर आप जैम पे कुछ उल्टा सुल्टा करते हैं, कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए वो रखा जाता है। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है वैसा कि वो 5,000 रुपये किसी के कट गए हो, वो आपके अकाउंट में एज इट इज पड़ा होता है। तो जैम की जो फीस है रजिस्ट्रेशन कराने की वो सिर्फ 5,000 रुपये की फीस है। एक तो ये। दूसरा हम देखते हैं कि अब जैम पोर्टल में हमने रजिस्ट्रेशन कराने का डॉक्यूमेंट देख लिया, कौन करा सकता है ये देख लिया, जैम की फ़ीस क्या होती है हमने ये देख लिया। अब जैम पे काम किस तरीके से होता है ये समझते हैं। जैम पे जो काम करने का तरीका है वो 2 तरीक़ों से काम होता है। एक होता है डायरेक्ट परचेज और दूसरा होता है बिडिंग, टेंडर के थ्रू। मतलब कि डायरेक्ट परचेज हम तभी होता है, समझिए ऐसे कि कोई एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बायर है, जैम पे सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही काम करती है, बाहर का कोई भी बंदा यहाँ काम नहीं कर सकता। बायर, सेलर कोई भी कर सकता है, एज अ बायर कोई भी बंदा काम नहीं कर सकता जब तक कि वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बायर ना हो। मतलब कि आप ऐसे समझो कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे छोटे से छोटे लेवल का हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो, पंचायत लेवल का हो, चाहे वो दिल्ली के सेंट्रल लेवल का हो, चाहे कहीं कहीं बनता हो, वो हर एक जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सरकारी ऑफिस है, वो सब अब जैम के थ्रू ही परचेज करते हैं। चाहे उनको कॉपी कलम किताब लेना हो, चाहे फर्नीचर, स्टेशनरी या लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस कुछ भी लेना हो, A to Z उनको अब जैम पोर्टल से ही परचेज करना है। तो आने वाले कुछ सालों में जैम का जो फ्यूचर है वो बहुत बढ़िया है। अगर हम कंपेयर करके समझना चाहें कि जैम पोर्टल क्या है तो आप जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है वैसे ही एक जैम पोर्टल है। दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे कोई भी खरीद सकता है और कोई भी बेच सकता है जिनके पास GST होगा। जैम पोर्टल पे कोई भी बेच सकता है जिनके पास GST हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खरीद वही सकता है जो कि सरकारी दफ्तर में काम करता हो, मतलब एज ए सरकारी एम्प्लॉय हो। ये नहीं अब सरकारी एम्प्लॉय हो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने घर का सामान यहाँ से खरीदेगा, नहीं, वो अपने ऑफिस का सामान यहाँ से खरीदेंगे, जो भी उनके ऑफिस के यूज का सामान होगा, जो भी उनके ऑफिस में लगने वाला सामान होगा, चाहे वो एक छोटी सी सुई हो, चाहे वो ई-कार्ट हो, बैटरी रिक्शा हो, चाहे वो रोड़ी पत्थर हो, ईंट सीमेंट हो, चाहे फर्नीचर, चाहे स्टेशनरी, कोई भी आइटम A to Z सामान अब जैम पोर्टल पे मिलता है। अब दूसरे जो टेंडर के पोर्टल है जैसे कि ई-प्रोक्योरमेंट है, CPP है, PWD है, IRPS है, इन सब से जैम अलग कैसे है? तो बाकी पोर्टल जो है जैम को छोड़ के वहाँ पे क्या है, नए सेलर्स को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है। जितने भी नए सेलर्स होते हैं
उनको क्या होता है ना कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आपको टेक्निकली क्वालिफाई करेंगे, आपको आगे लेके जाएंगे, वरना आपको पहले वो बाहर कर देंगे। इस वजह से नए सेलर्स को बड़ी दिक्कत आती है, वो किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। दूसरा कि अदर पोर्टल है, वहाँ पे आप डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं। जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे हम जाते हैं, हमें कोई चीज़ पसंद आता है, हम डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। वैसे ही जैम पोर्टल पे बायर आते हैं सरकारी दफ्तर के, उन्हें जो चीज़ उनके पैरामीटर के अनुसार सही लगता है वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, और वो ऑर्डर रैंडमली किसी सेलर को चला जाता है, और फिर वो सेलर जो है वो वहाँ पे डिलीवर करता है, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे होता है। तो ये तरीका हुआ जैम पोर्टल पे काम करने का, कि कौन कौन लोग काम कर सकते हैं और किस तरीके से काम होता है। हम अभी देख रहे थे कि जो डायरेक्ट परचेज और बिडिंग जो होता है, तो डायरेक्ट परचेज बायर करते हैं जब हम एज अ सेलर कोई भी कैटलॉग, जिस भी कैटेगरी में हम डील कर रहे होते हैं, वो कैटलॉग हम जिस भी लोकेशन पे बेचना चाहते हैं उस लोकेशन के लिए एक एवरेज क्वांटिटी के लिए कि हाँ मेरी कैपेसिटी इतनी क्वांटिटी तक सप्लाई करने की है, वो हम कैटलॉग ऐड करके रखते हैं। एज कम्पेयर टू अमेजन फ्लिपकार्ट, हम देखते हैं कि अमेजन पे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट एक डाल दिया कि ये प्रोडक्ट है, इसका ये रेट है और ये क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है। अमेजन फ्लिपकार्ट पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप स्टेट चूज करें कि मैं दिल्ली में ही दूंगा, या यूपी में दूंगा, चाहे राजस्थान में दूंगा या हरियाणा में दूंगा। वहाँ पे आपने कैटेगरी अपना जो कैटलॉग है वो लिस्ट कर दिया, लिस्ट करने के बाद वो जहाँ से भी ऑर्डर आएगा अमेजन का बंदा आएगा, उठा के लेके जाएगा और वहाँ जाकर सप्लाई करेगा, आपको कुछ नहीं करना होता। जैम पोर्टल पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी में डील कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप कंप्यूटर में डील कर रहे हैं, तो आप एक कंप्यूटर का कैटलॉग जिस भी कंप्यूटर में आप डील कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, ऑल इन वन हो या डेस्कटॉप हो, अब चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, ऐसा डेल, एचपी, किसी भी ब्रांड का हो, आप उस ब्रांड का कैटलॉग ऐड करके रखेंगे कि हाँ इसका ये स्पेसिफिकेशन है, ये कैटलॉग है, इसका ये रेट मैं दूंगा और इस क्वांटिटी पे दूंगा। आप चाहो तो वहाँ क्वांटिटी भी सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरा जो ये रेट है 50 पीस से लेके 60 पीस की क्वांटिटी के लिए है, और ये जो रेट है मेरा 5 पीस से लेके 10 पीस की क्वांटिटी के लिए है, और ये जो रेट है वो 1 पीस से 2 पीस की क्वांटिटी के लिए है। मतलब आप रेट का वेरिएशन भी वहाँ दे सकते हो कि 50,000 रुपये में हम 1 पीस देंगे, 49,000 रुपये में हम 2 पीस देंगे, 45,000 में हम 5 से लेके 10 पीस देंगे। तो यहाँ रेट का वेरिएशन आप लगा सकते हैं जैम पोर्टल पे। दूसरा वेरिएशन लगा सकते हैं लोकेशन का। अगर आप चाहें तो वहाँ पे लोकेशन का भी वहाँ पे लगा सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम सिर्फ और सिर्फ इसी लोकेशन पे देंगे। चाहे वो लोकेशन आपके पिन कोड का हो, आप पिन कोड के हिसाब से आप लोकेशन लगा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज लगा सकते हैं, स्टेट वाइज लगा सकते हैं कि ये जो हमारा कैटलॉग है, ये कैटलॉग हम सिर्फ इसी पिन कोड पे देंगे, या सिर्फ इसी डिस्ट्रिक्ट में, या सिर्फ इसी स्टेट में देंगे, और इतनी सी इतनी क्वांटिटी ही देंगे। ये भी आप चूज कर सकते हैं कि हमने ये जो रेट डाला है 50,000, ये मेरे पास 10 पीस से लेके 15 पीस तक का ऑर्डर आएगा तभी मैं सप्लाई दूंगा, वरना ना दूंगा। तो ये भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास कोई ऑर्डर आ गया, आपने जो भी कैटलॉग डाल के रखा, जिस लोकेशन, जिस क्वांटिटी के लिए, जिस भी स्पेसिफिकेशन के साथ, अब आपके पास ऑर्डर आया। अब ऑर्डर आने के बाद आपको बायर को कॉल करना है, बायर से समझ लेना है। जो भी आपके पास ऑर्डर आता है वो ऑर्डर की कॉपी में बायर का पूरा एड्रेस, नाम, फ़ोन नंबर सब लिखा हुआ होता है। तो बायर से आप कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं डिलीवरी उनको कब चाहिए, किस तरीके का चाहिए। आप पूरा डिस्कशन करके उनसे आप उनको डिलीवर कीजिए। डिलीवर करने के बाद आप उनके यहाँ से एक रिसीविंग लेके आइए कि हाँ आपने उनको माल रिसीव करा दिया है, साइन स्टैम्प करके देंगे वो रिसीविंग लाके फिर यहाँ पे आप जैम पोर्टल पे बिल जनरेट कीजिए। बिल जनरेट करने के बाद अगर आप जैम पोर्टल से काम कर रहे हैं तो ये फ़ायदा होता है कि 1 हफ्ते से लेके मैक्सिमम 15 से 20 दिन में आपको वो पेमेंट मिल जाएगी। पेमेंट की 100% श्योरिटी है कि आपकी पेमेंट कभी भी नहीं फंसेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये कभी भी आपका पेमेंट होल्ड नहीं करेंगे, फंसाएंगे नहीं, क्योंकि इनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि भैया आपके पास अगर सप्लाई आ चुका है तो आप इनको फटाफट पेमेंट करिए। कभी कभी कोई इशू होता है जिसकी वजह से पेमेंट थोड़ा डिले हो जाता है, महीना दिन 45 दिन तक भी डिले हो जाता है कभी कभार पेमेंट,
लेकिन ऐसा नहीं है कि पेमेंट आपका फंस ही जाएगा, कभी नहीं होगा ऐसा कि आपका पेमेंट फंसे। तो इस तरीके से जो है हम जैम पोर्टल पे काम करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है आपके साथ कि आपने सप्लाई कर दिया, बंदा पेमेंट नहीं कर रहा बायर, या पेमेंट करने में लेट कर रहा है, तो आप जैम के थ्रू उनके ऊपर इंसिडेंट भी डाल सकते हैं। एमएसएमई के थ्रू आप उनके ऊपर इंसिडेंट डाल सकते हैं। इंसिडेंट का मतलब आप ऐसे समझो, इंसिडेंट इन मीन्स FIR एक तरीके से समझ लो, छोटा सा, वो ऑनलाइन होता है, वो बायर के ऊपर होता है, वो मतलब पुलिस वाला काम नहीं होता, ये सिर्फ जैम पोर्टल के लिए होता है और सारा कुछ उसी पे क्लियर हो जाता है। तो एज ए FIR भी आप उस पर कर सकते हो कि उन्होंने हमारी पेमेंट क्यों नहीं करी। अभी तक किसी को अगर कोई डाउट है, कुछ समझना है, तो एक एक करके पूछ सकते हैं। किशोर जी, फरदीन, दीपक जी, विजय जी, गोरख जी, किसी को भी कोई डाउट? वो सर नहीं है सर। नहीं है सर, नहीं है, नहीं है। नहीं है सर। अभी किसी को भी कोई डाउट हो आगे ना, तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, या बीच में एक बार आप रोक के कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। तो इस तरीके से जैम पोर्टल पे जो, हाँ बोलिए। सर जी, ऑर्डर मिलने के बाद हमें बिल अपलोड करने में थोड़ी देरी हो जाती है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए सर जी? ये सारी चीज़ आपको ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। इसमें जब भी आपको ऑर्डर मिल जाता है, तो ऑर्डर मिलने के बाद क्या है, आप अगर बिल टाइम पे नहीं जनरेट कर पाते, तो उसके लिए आपको बायर से रिक्वेस्ट करके अमेंडमेंट कराना होता है। अमेंडमेंट करा के आप उसका बिल बनाने का जो टाइम होता है वो एक्सटेंड हो जाता है, फिर आप बिल जनरेट कर सकते हैं। हाँ, हाल ही में मुझे मुंबई का ऑर्डर मिला था, हम टाइम के बिल अपलोड नहीं कर पाए। हाँ, तो वो आप बायर से कांटेक्ट करके उसका डेट बढ़वा सकते हो। वो कैसे बढ़ाएंगे आपको हम ट्रेनिंग में आगे बताया जाएगा। ओके, ओके चलेगा सर, थैंक यू। दूसरा है बिड सर्च एडवांस। जो लोग टेंडर के थ्रू काम करते हैं उनको हम टेंडर सर्च करने का भी बताएंगे कि आप किस तरीके से टेंडर सर्च कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट का, अपनी लोकेशन का, अपनी डिस्ट्रिक्ट का, या अपने स्पेसिफिक आइटम का। अभी भी आप लोग सर्च कर पा रहे होंगे, लेकिन अभी भी आप लोग दो तरीके से सर्च कर रहे होंगे। एक, आप लोग जैम पोर्टल पे जाके सर्च करते होंगे, और दूसरा जो आप लोगों के पास मैसेज या मेल आता होगा उसके थ्रू आप लोग बिड नंबर से जाके सर्च करते होंगे। तो ये जो तरीका है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है टेंडर सर्च करने में। हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे जिससे आप किसी भी लोकेशन का, किसी भी आइटम का टेंडर 5 से 10 मिनट का टाइम देके आप सर्च कर सकते हैं डेली बेस पे। जब भी आपको टेंडर सर्च करना हो 5 से 10 मिनट का आपको टाइम लगाना लगेगा, 5 से 10 मिनट में आप टेंडर सर्च कर सकते हैं। दीपक जी, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। बता दूं? अच्छा, पीछे की तरफ ना। दीपक जी, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए, माइक। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि ट्रेनिंग में कि आप जो टेंडर है वो किस तरीके से देख सकते हैं कि आपके काम का है नहीं है, किस तरीके से आप टेंडर को सर्च कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट का टाइम लेकर डेली आप इजीली टेंडर को सर्च कर सकते हैं। तीसरा है अपना डायरेक्ट ऑर्डर लेस देन 25,000। अब आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि अब जो डायरेक्ट ऑर्डर की लिमिट है वो बढ़ने वाली है, वो 25,000 से 50,000 होने वाली है। मतलब कि आप सिंगल कैटलॉग ऐड करके अब 50,000 तक के ऑर्डर आप ले सकते हैं। कोई भी कैटलॉग जो आपने मार्केट प्लेस पे ऐड किया हुआ है, सिर्फ उसी सिंगल कैटलॉग से आप 50,000 तक का ऑर्डर ले सकते हैं, डायरेक्ट परचेज करा सकते हैं। डायरेक्ट परचेज मीन्स आपने कैटलॉग ऐड करके रखा हुआ है, बायर को कैटलॉग सही लगा, स्पेसिफिकेशन सही लगा, रेट सही लगा, उन्होंने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया 50,000 तक। ये इजीली हो सकता है। अब बढ़ने वाले अभी 25,000 तक है, एक हफ्ते में वो 50,000 तक हो जाएगा। दूसरा, आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा, अगर आप लोग डायरेक्ट परचेज में ज़्यादातर काम करते होंगे तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमने कोई कैटलॉग बायर को शेयर किया। अब यहाँ हमने बायर को बताया कि सर हमारी जो क्वांटिटी है वो 50 पीस है और रेट जो है वो 1,500 रुपया रेट है।
अब बाहर जाके वो लिंक पे देखते हैं तो बायर को पता लगता है कि भैया ये रेट तो कम हो गया, 1500 की जगह 1400 हो गया, और दूसरा कोई प्रोडक्ट उस कैटेगरी में है ही नहीं जो इससे रिलेट करता हो, तो आपका रेट जो कम हो गया है आप उसी प्रोडक्ट को अपने रेट में कैसे काट करा सकते हैं, ये भी हम आपको ट्रेनिंग में बताएंगे। जिसका रेट कम हो गया, भले ही आपने कैटलॉग डाला था लेकिन वो रेट कम हो गया, बायर को अब शो नहीं कर रहा, तो उसका भी आप अपने ही रेट पे, चाहे वो 1200 का दिखा रहा हो चाहे वो 1100 का दिखा रहा हो, आप अपने रेट पे 1500 के रेट पे कैसे आप उस चीज़ को काट करा सकते हैं, ये भी आपको इस ट्रेनिंग में बताया जाएगा। उसके बाद आता है अपना L1 ट्रेनिंग, जो भी अपना ऑर्डर वैल्यू 25,000 से ऊपर का होता है वो हमें बायर को L1 परचेज बना के देना होता है, L1 कंपेरिजन बना के देना होता है। L1 कंपेरिजन कहने का मतलब कि जो भी आपका कैटलॉग होगा वो सबसे लोएस्ट प्राइस का होगा उस क्वांटिटी एंड लोकेशन के लिए, और कम से कम 2 ब्रांड वैसे प्रोडक्ट होंगे, 2 ब्रांड के वैसे प्रोडक्ट होंगे जो आपके रेट से ज़्यादा होंगे, तभी आपका जो L1 है वो बन पाएगा, ठीक है, वरना आपका L1 नहीं बनेगा। तो ये ट्रेनिंग भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि आप जो है वो L1 कैसे बना सकते हैं, जिस भी क्वांटिटी पे रेट पे आपको बायर कहते हैं कि हाँ इस क्वांटिटी के लिए बना के देना है इस रेट के लिए, तो उस क्वांटिटी पे आप कैसे बना के L1 उनको बना के देंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें डायरेक्ट परचेज, L1 ट्रेनिंग एंड बिड पार्टिसिपेशन, ये 3 टॉपिक जो है वो मेन है। अगला आता है अपना न्यू प्रोडक्ट अपलोड। न्यू प्रोडक्ट अपलोड जब हम करते हैं, जब किसी भी बिड में हमारे पास कैटलॉग नहीं होता तो वो कैटलॉग हम नया ऐड करते हैं, या जब भी हम L1 बनाते हैं तो L1 बनाते टाइम हमारे पास 2 ही प्रोडक्ट आता है, तीसरा नहीं आता, तब हम नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं, या जब किसी की कैटेगरी ही अवेलेबल नहीं होती जब पे, तब हमें कैटेगरी अप्रूवल लेके तब हमें नया प्रोडक्ट अपलोड करना होता है। तो न्यू प्रोडक्ट अपलोड आप अपनी आईडी से किस तरीके से कर सकते हैं वो चीज़ें भी आपको इस ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। न्यू प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए जो MRP डिक्लेरेशन ऑन OEM लेटर हेड, गवर्नमेंट ऑर्डर कॉपी, OEM ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट, ये सब जो मांगा जाता है, ये सब भी कैसे बनाएंगे आप, ये सारा कुछ आपको इस ट्रेनिंग में बताया जाएगा। सर्विस अपलोड, जो लोग भी सर्विस रिलेटेड काम करते हैं तो वो अपना सर्विस किस तरीके से जैम पोर्टल पे अपलोड करके रख सकते हैं, जिनसे उनको ऑर्डर आने का जो संभावना है वो बढ़े, वो चीज़ें भी आपको इस ट्रेनिंग में बताई जाएंगी कि आप अपनी सर्विस किस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 1-2 चीज़ें इसमें टॉपिक में और भी हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी आप लोगों के पास डायरेक्ट ऑर्डर बहुत कम आते होंगे, जिनसे भी बायर से आपकी बातचीत नहीं होती होगी, तो हम आपको ये तरीका भी बताएंगे कि आप डायरेक्ट ऑर्डर कहीं से भी किसी भी स्टेट से जहां आपकी बायर से बातचीत नहीं है वहां आप किस तरीके से जो अपना डायरेक्ट ऑर्डर है वो आप कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट का जो है अपने आईडी पे ऑर्डर ले सकते हैं। जो आपके बायर से बातचीत है वहाँ का ऑर्डर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा कि हाँ बायर ने आपको बोला कि ये आइटम चाहिए, ये क्वांटिटी, ये रेट, लेकिन जिस बायर से आपकी बातचीत नहीं है वो बायर भी आपको कैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे, जो अननोन बायर है आपके, अननोन बायर से आपके पास कैसे ऑर्डर आएगा, ये सारी चीज़ें भी हम आपको इस ट्रेनिंग में बताएंगे। उसके बाद आता है अपना, अभी तक के लिए कोई डाउट किसी को इन टॉपिक्स में? नहीं सर। नहीं सर नहीं। ओके, अगला टॉपिक है हमारा सप्लाई बिड पार्टिसिपेशन का। ये सबसे मेन टॉपिक है बिड पार्टिसिपेशन। बिड पार्टिसिपेशन करते टाइम सबसे पहला बिड पार्टिसिपेट करने का जो स्टार्ट होता है, सबसे पहला आपको बिड सर्च करने आना चाहिए। आप अपना बिड किस तरीके से सर्च करेंगे वो हम आपको तो बताएंगे ही। दूसरा, आपने बिड सर्च कर भी लिया तो आपको पता कैसे लगेगा कि हाँ इस टेंडर में आपको पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है, ये टेंडर आपके पार्टिसिपेट करने लायक है या नहीं है, वो चीज़ें भी आपको इस ट्रेनिंग में बताई जाएंगी
कि आपने बिड सर्च तो कर लिया, अब आप बिड को पढ़ेंगे कैसे, कि उस बिड में आपको पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पिछले वाले सेलर ने इस बिड के लिए क्या रेट डाला था, पिछले साल जो मेंटेनेंस वगैरह का जो टेंडर होता है, चाहे इस आइटम का जो सप्लाई का टेंडर होता है, इस आइटम का टेंडर या इस सर्विस का टेंडर पहले के सेलर्स ने इस लोकेशन पे क्या टेंडर रेट डाला था, ये भी हम आपको बताएंगे। इन शॉर्ट कि जो पुराने टेंडर्स होते हैं उनका रेट, सेलर ने किस रेट पे पहला काम लिया था, वो भी हम आपको इस ट्रेनिंग में बताएंगे कि आप कैसे सर्च कर सकते हैं कि पुराने टेंडरों का जो रेट है, पुराने टेंडर जो है वो किस रेट में किस सेलर को मिला है। तो ये हम आपको ये भी इस ट्रेनिंग में बताएंगे। बिड में आपको टेंडर पढ़ना कैसे है, कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि आपने कैसे कैसे उस टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, डॉक्यूमेंट पढ़ना कैसे है, डॉक्यूमेंट रेडी कैसे करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप विदाउट एक्सपीरियंस भी किस तरीके से काम कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। जैसे कि एक बिड है, अभी मैं आपको नॉर्मली ऐसे ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये बिड है, बहुत पुराना बिड था, 27 जनवरी का ये बिड था। तो इस बिड में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, किस तरीके से आप किन किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इसके ऐसे होते हैं जो छिपे हुए होते हैं, जो साफ से आपको नहीं दिखाई देते या समझ में नहीं आता है, जिस वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आपको हम बताएंगे कि आप किस तरीके से टेंडर को पढ़ेंगे, क्योंकि 80% आप टेंडर को क्वालिफाई उसी टाइम कर जाते हैं जब आपको टेंडर पढ़ने आ जाता है। 80% लोग तो इसी वजह से डिस्क्वालीफाई होते हैं कि भैया उनको टेंडर ही पढ़ने नहीं आता, उन्होंने टेंडर देखा, इस आइटम का टेंडर है, बस टेंडर डाल दिया। जब तक आप टेंडर पढ़ना नहीं सीखोगे, जब तक आपको टेंडर पढ़ना नहीं आएगा, तब तक आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर भी लोगे तो आपको टेक्निकली बाहर कर दिया जाएगा। तो बिड की जो जो बारीकियाँ होती है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि आप किन किन बारीकियों का आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से आपको टेंडर में जो है वो पार्टिसिपेट करना है। अब ये इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन इसमें दिए गए हैं। अब आप बोलोगे भाई देखिए इसमें ISO मांगा गया है 5 तरीके का, कैंसिल चेक, पास्ट परफॉर्मेंस मांगा गया है, वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, पैन कार्ड, GST, प्री बिड मीटिंग डाला गया है, ये कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको किस तरीके से रेडियम मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है, एस्केलेशन मैट्रिक्स, डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर, सर्विस सेंटर मांगा गया है, OEM का क्राइटेरिया मांगा गया है, टर्नओवर मांगा गया है, फाइनेंशियल, मतलब ये सारा कुछ आप कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप नई फर्म हो, कल ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया है अपना जेम पोर्टल पे, आप एकदम फ्रेश हो, आपने कोई भी काम नहीं किया होगा, फिर भी आप जेम पोर्टल पे कैसे टेंडर भरेंगे और काम कैसे लेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। उसके बाद आता है अपना AMC बिड पार्टिसिपेशन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि बिड जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक सप्लाई का और एक AMC का। AMC मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम सर्विस बिड भी कहते हैं। जो सर्विस बिड होता है वो भी, कि मतलब आप प्रोडक्ट का बिड कैसे डाल सकते हैं, सर्विस का बिड कैसे डाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। अब आपको काम मिल गया, आपने काम कर लिया, आपको काम मिला, आपने सप्लाई भी कर दिया, आपको बिल भी मिल गया, आपने सप्लाई कर दिया। अब आप बिल जनरेट कैसे करेंगे उस आइटम का, क्योंकि जेम पोर्टल पे हर एक का वो बिड जो बिल बनाने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। प्रोडक्ट का तो लगभग सेम ही है, सर्विस में हर एक सर्विस का बिल बनाने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। तो आप बिल किस तरीके से बनाएंगे वो सारी चीज़ें भी आपको इस ट्रेनिंग में बताई जाएंगी, ठीक है। बाकी जो है कुछ टॉपिक्स और भी रह गए हैं यहाँ पे, हमने मोटे मोटे जो टॉपिक्स है जो मतलब ज़्यादा यूज के टॉपिक्स है वो हमने यहाँ पे वो किया है। बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो आपका साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। लास्ट में जो होगा आपका Q&A का क्लास होगा, सबसे लास्ट में डेली के डेली आपका 1 से 1.5 घंटे का क्लास होगा।
1 से 1.5 घंटे में लास्ट के 15-20 मिनट हम Q&A के रखेंगे कि जो भी आपका डाउट होगा वो आप साथ में साथ पूछ सकते हैं। वैसे भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लास्ट में वो डाउट्स आप हमसे क्लियर कर सकते हैं लास्ट के 15 मिनट में। बाकी जो पूरे क्लास का आपको डाउट रह जाएगा वो लास्ट दिन हम Q&A रखेंगे, जिसमें आपका जो भी डाउट होगा वो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। चाहे आप इंसिडेंट मैनेजमेंट का हो गया, आपका प्रोफाइल मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारा कुछ आपको हम इस ट्रेनिंग में बताएंगे। बाकी अगर आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ ये टॉपिक रह गया अभी के लिए हम आपको नहीं बता पाए, या कुछ वैसी चीज़ आपको लग रही हो कि हाँ ये भी चीज़ ऐड होना चाहिए, तो वो आप अभी हमें बता सकते हैं। बताइए। सर सीपीपी टेंडर क्या है? सीपीपी अदर पोर्टल है ये। इससे क्या होगा? सीपीपी भी जो है जैम पोर्टल की तरह ही है। जैम पोर्टल पे भी टेंडर होता है, उन पे भी टेंडर ही होता है। बट क्या है कि सीपीपी पे जो है ना वो आपको टोकन चाहिए होता है उसके टेंडर के लिए, वो अलग ही पोर्टल है। वहाँ पे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ही टेंडर होते हैं, लेकिन वो पोर्टल अलग है। अच्छा। और कुछ? सर ये पता लगा सकते हैं कि किसी कंपनी ने कितने टेंडर ले चुकी है आज तक? नहीं, ये हम पता नहीं लगा सकते किस कंपनी ने कितना लिया है। हाँ, ये हम पता कर सकते हैं कि इस आइटम का टेंडर इस लोकेशन पे या इस डिपार्टमेंट का टेंडर, इस आइटम का टेंडर किस पार्टी को गया है, ये आप पता लगा सकते हैं। अच्छा, किसी भी कंपनी की मतलब किसी कंपनी के बारे में नहीं पता चला सकते? किसी कंपनी के बेस पे आप पता नहीं कर सकते, आप किसी प्रोडक्ट के बेस पे, किसी डिपार्टमेंट के बेस पे पता कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई सर्विस देना चाहे तो एक से ज्यादा चीजों की सर्विस का टेंडर भर सकते हैं? जैसे मान लीजिए इजीली। अच्छा, इजीली कर सकते, जैसे कोई कार का करना चाहे, साथ में आईटी का करना चाहे। हाँ, आप आराम से कर सकते हैं कि आप मंथली कार का सर्विस का कर लीजिए। साथ में आपको लगता है कि केटरिंग का भी हम कर सकते हैं तो आप केटरिंग का भी कर लीजिए। आपको साथ में कुछ और काम लगता है कि फर्नीचर रिपेयर भी हम कर सकते हैं, वो भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। बस जीएसटी के क्या होता है ना, आपके पास परचेज होना चाहिए, सेल होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। आप किसी भी कैटेगरी में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं जेम पे ये कोई क्राइटेरिया ही फिक्स नहीं किया गया है कि आप फर्नीचर में कर रहे हैं तो आप सिर्फ फर्नीचर में कर सकते हैं, या आप स्टेशनरी में कर रहे हैं तो सिर्फ आप स्टेशनरी, आप सब कर सकते हैं जो आप चाहें। वैसे हम सब सजेस्ट करते हैं कि हमें गवर्नमेंट ऑफिस में जाके करना चाहिए, पता करके और फिर अपना जान पहचान करके उस आगे बढ़ना चाहिए, या? हाँ, वो ज़्यादा बेहतर है। आप अगर सर्विस जब वहाँ पे जाके आप बात करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, आपके काम मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मतलब मैं आपको ये मतलब ऐसा तो बताता हूँ, बोलूँगा कि कोई भी टेंडर में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो टेंडर आपका पास का है, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक अगर रेंज में है, तो ये आपके लिए सही रहेगा कि आप उस डिपार्टमेंट में जाके मिल के जाइए, उनसे समझिए, जो कंसाइनी है उनके सामने टेबल बैठ के बातचीत कीजिए। इससे आपके टेंडर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें वो ये तो नहीं कहेंगे कि हमसे मिलने क्यों आ गए? नहीं, ये तरीका भी हम आपको बताएंगे, ये तरीका भी हम आपको ट्रेनिंग में बताएंगे कि आप किस तरीके से जाके उनसे मिल सकते हैं, जो वो मना ही नहीं करेंगे, आपसे मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि किसी डिपार्टमेंट में पास की दिक्कत होती है, पास नहीं बन पाता अंदर जाने का, तो वो पास कैसे बनवाना है वो बताएंगे हम आपको। कोई बायर भी वैसे होते हो, कहते हैं भैया हम ना मिलेंगे तुमसे, तो वो मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लोकल 1 होता है, एक लोकल 2 होती है ये क्वाड्रेंट होता है, वो Q1 Q2 Q3 Q4। इसके बारे में भी मतलब ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में होगा क्या होता है ना, Q3 एंड Q4 में रीसेलर और मैन्युफैक्चरर दोनों काम कर सकते हैं। Q2 में सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो वो काम कर सकते हैं, और उनके ऑथोराइज्ड रीसेलर काम कर सकते हैं जिनको उन्होंने ऑथोराइज किया हुआ है। और Q1 में सिर्फ मैन्युफैक्चरर काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए कि जैसे सपोज करो मैं हमने आईटी के टेंडर करने हैं, तो हम किसी भी अपना ब्रांड बना लें अगर, तो फिर हम ओईएम में हो जाएंगे, या ओईएम की अपनी कुछ कंडीशंस होती है तो वो हमें ओईएम में करेंगे?
हाँ, अगर आपको वो करना है किसी भी ब्रांड का आपको ओईएम बनना है तो सबसे पहले तो आपके पास ब्रांड का ट्रेडमार्क होना चाहिए। दूसरा, आपके पास उस प्रोडक्ट के रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए, तब आपको ओईएम पैनल मिल जाएगा। तो मार्केटिंग एज ए मार्केटिंग नहीं बन सकती है? नहीं, एज अ मार्केटिंग आप नहीं बन सकते कि आपके पास मतलब समझो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए। अगर आप एज अ मार्केटिंग भी करना चाहते हैं ना कि आपका सप्लाई मतलब समझिए मैन्युफैक्चरर कोई और है, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन आप उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अपना ब्रांड लगा के आगे सेल कर रहे हैं, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट आपको लगाना पड़ेगा और उनका वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा तो हो जाएगा। सर मेरे पास 5 ऑर्डर आए थे, तो कंप्लीट भी कर दिए पेमेंट। इसमें शो हो रहा है पर पेमेंट आया नहीं है मेरे पास। इसमें पेमेंट कंप्लीट शो हो रहा है पर पेमेंट नहीं आया। जैम पे शो हो रहा है और पेमेंट आई नहीं आपके पास? हाँ। आप पेमेंट के डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ना अकाउंट डिटेल दिखेगा कि कब पेमेंट हुई है, कितनी पेमेंट हुई है, किस अकाउंट में हुई है, वहाँ से आप चेक कीजिए किस अकाउंट में पेमेंट हुई है। हाँ, मैंने इसमें देखा तो इसमें ऑफलाइन लिख के आ रहा है पेमेंट ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब चेक वेक आया होगा आपके पास? चेक वेक नहीं आया। तो बायर से पता कीजिए या इंसिडेंट डालिए आप बायर के ऊपर कि हमारी पेमेंट हुई नहीं है, तो उन्होंने बायर ने पेमेंट दिखा दिया यहाँ पे। वो कैसे करना है? वो इंसिडेंट कैसे करना है वो आपका लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा, तो वो आपको आगे की ट्रेनिंग में बताया जाएगा। देखिए इस ट्रेनिंग में ना आप हमसे जो सवाल हो, जैम पोर्टल से रिलेटेड हो या टेंडर से रिलेटेड, चाहे किसी भी पोर्टल का हो, जैम पोर्टल का हो, या आपको जो भी मन में सवाल हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कॉल को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, कॉल हम पिक नहीं कर पाते तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा, वॉइस रिकॉर्ड करके डाल दीजिएगा, तो विद इन 1 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हेलो। हाँ जी। आपके पास कैटलॉग मेरे में कौन कौन जुड़ा हुआ है ये कैसे देखेंगे? वो आप जब सेलर आईडी आप अपनी लॉगिन करेंगे, कैटलॉग में जाएंगे, कैटलॉग में जाने के बाद आप जब प्रोडक्ट में जाएंगे तो प्रोडक्ट में आपको ना पब्लिश्ड, वेटिंग फॉर पब्लिश, ये सारा कुछ आपको वहाँ पे दिखेगा। तो दूसरे का दिखता है, मेरे में जो मेरा ही जुड़ा हुआ है वो देखना चाह रहा हाँ हाँ, आपकी आईडी में भी आपको दिख सकता है। जैसे अभी हम आपको एक आईडी लॉगिन करके भी दिखाते हैं अभी के लिए। यहाँ आप जब अपनी आईडी लॉगिन करेंगे ना तो आपको सारा कुछ यहाँ पे दिखेगा। जैम पोर्टल लॉगिन करने वगैरह तो सबको आता ही होगा। ये तो गवर्नमेंट में ना बहुत बढ़िया कर दिया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जिन लोगों की भी आपसी सहमति थी बायर के साथ, वो अंदर ही अंदर काम ले जाते थे, 3 कोटेशन लगाते थे और काम उनको मिल जाता था। अब तो क्या है, सारा चीज़ ऑनलाइन है कि कोई भी टेंडर निकलेगा तो सबको पता लगेगा, जो भी इंटरेस्टेड होगा उस टेंडर में वो टेंडर पार्टिसिपेट करेगा और जिसका भी रेट कम होगा वो काम उसको मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया हो गया है नए सेलर के लिए। चाहे आप किसी भी गांव देहात से हो, चाहे किसी भी शहर से, किसी भी एरिया से हो, आप बैठे बैठे कहीं पे भी आप काम कर सकते हैं। अभी ये साइट चल नहीं रही है, फिर ये मेंटेनेंस में जाने वाली है साइट। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है ना ये शेड्यूल, ये शेड्यूल मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस में जाने वाली है साइट आज रात को 10 बजे के बाद। तो जो भी काम हो वो 10 बजे के पहले पहले निपटा लीजिए। हेलो। हाँ जी। जेम जो है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से सप्लाई भेजनी है, जयपुर भेजनी है, ठीक है, तो जेम इसमें भी हेल्प करता है कि यहाँ से सप्लाई हमारी, इनकी कोई कोरियर सर्विस जैसे अमेजोन वगैरह की है, ऐसा कुछ है कि हमारी सप्लाई वहाँ दिया है? इंडिया पोस्ट है, इंडिया पोस्ट है, आप इंडिया पोस्ट के थ्रू करा सकते हैं। जैम पोर्टल का अपना कुछ नहीं है। इंडिया पोस्ट में कैसे कांटेक्ट करते हैं हम लोग, कैसे कांटेक्ट करेंगे? नॉर्मली जैसे आप करते हैं पोस्ट ऑफिस में ना, वैसे आप सप्लाई कीजिए। वहाँ पे आपको एक नंबर देते हैं ना, ट्रैकिंग नंबर, वो ट्रैकिंग नंबर आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अच्छा, तो उससे हो जाएगा? हाँ, वो सप्लाई ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको वो जाके करा देगा। सर हाँ जी। मेरा बायर है वो ना कैटलॉग आईडी से ऑर्डर करता है। हाँ। मैंने उसको कैटलॉग आईडी दी थी तो वो वहाँ पे शो नहीं हो रहा मेरा कैटलॉग। आपका कैटलॉग शो नहीं हो रहा है या आपका रेट शो नहीं हो रहा? नहीं, पूरा प्रोडक्ट ही शो नहीं हो रहा है वहाँ। मैं कैटलॉग आईडी देता हूँ ना वहाँ, तो शो नहीं होता। नहीं तो फिर उनको कैटलॉग चेक करने नहीं आता होगा। क्योंकि यहाँ देखिए, जैसे ही हम मार्केट प्लेस पे जाते हैं और कोई सा भी अगर हम कैटलॉग आईडी यहाँ पे हम डालते हैं, कोई सा भी,
अब यहाँ पे वैसे तो हमें कैटलॉग ध्यान नहीं है, अभी हम एक आपको कैटलॉग आईडी डाल के दिखाते हैं। कोई सा भी आप डालोगे ना तो वहाँ पे आपको वो दिख जाएगा, कोई सा भी आप डालोगे तो। सर हाँ जी, जी सर, जैसे हम पर सर कार नहीं है अभी, किस में है? तो सर हम सर कार नहीं है, कार मंथली बेसिस कैब टैक्सी हायरिंग के लिए, अच्छा अच्छा, सर तब भी हम टेंडर डाल सकते हैं और बाद में लगा सकते हैं क्या सर? हाँ हाँ आप लगा सकते हैं, बस आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का वो होना चाहिए कि आप जो कार लगा रहे हैं जिनके थ्रू, उनका और आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होना चाहिए। ऐसे मुंह से काम नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होना चाहिए। तो सर मेरा प्रोडक्ट कैसे शो होगा वहाँ कैटलॉग आईडी से? अभी आपको बताते हैं, देखिए कैटलॉग आईडी जो है ना, बायर यहाँ मार्केट प्लेस पे आएंगे ऑल कैटेगरी में करके, यहाँ पे जो कैटलॉग आईडी होता है 511 68 77 इससे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो भी कैटलॉग होगा ना, आप कैटलॉग आईडी में एक डाल के दिखाता हूँ आपको, 9534985796। यहाँ पे सीधा वो कैटलॉग डालेंगे और सीधा यहाँ पे कैटलॉग शो हो जाएगा। देखिए कितने कितने डिजिट का है ये कैटलॉग आईडी, कितने डिजिट का होता है? ये प्रोडक्ट आईडी देना है आपको, जैम कैटलॉग आईडी कुछ और होता है, आपको प्रोडक्ट आईडी देना है। प्रोडक्ट आईडी कैसे, मतलब कहाँ पे होती है? वो आप जब लिंक ओपन करोगे ना, यहाँ पे दिखता है आपको ये वाला प्रोडक्ट आईडी। ये देना। हाँ ये इतना सिर्फ आपको देना है, बायर सिर्फ इतना ही डालेंगे और आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। अपनी रेट में आ जाएगा? अपने रेट में नहीं आएगा, आपका प्रोडक्ट शो हो जाएगा। बायर, हाँ जब बायर अपनी क्वांटिटी डालेंगे, अगर आपका प्रोडक्ट सही होगा तो आपका रेट ऑटोमेटिक यहीं पे शो हो जाएगा कि हाँ आपका ये रेट इस क्वांटिटी के लिए है। लेकिन बाई चांस अगर शो नहीं होता है, आपने रेट दिया 500 रुपये में बना के और बायर जब अपनी क्वांटिटी डाल रहे हैं तो बायर को वहाँ दिख रहा है 400 रेट, वहाँ पे आपका रेट कम दिखा रहा है, 500 नहीं दिखा रहा है, 400 दिखा रहा है, मतलब कि वो प्रोडक्ट फिर आपका नहीं शो कर रहा है, वहाँ पे किसी और का शो कर रहा है। तो वही सेम प्रोडक्ट आप अपने रेट पे कैसे काट कर आएंगे वो भी आपको इस ट्रेनिंग में बताया जाएगा। सेम प्रोडक्ट, उन्होंने कहीं और ऑर्डर कर दिया था। हाँ तो यही बाय मिस्टेक हो गया होगा ना, तो वो उनको पता नहीं होगा कि आप ही का प्रोडक्ट किस तरीके से वो काट करेंगे। तो वो हम चीज़ आपको बताएंगे कि आप अपना ही प्रोडक्ट बायर से कैसे काट करा सकते हैं। सर हाँ जी, सर हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे सिटी में ये प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है सर? ये आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है कि आपका प्रोडक्ट चाहे आपकी सर्विस किस डिपार्टमेंट में गई है, किस रेट में गया है, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आप जैसे कोई प्रोडक्ट मान लीजिए कि आपका कोई प्रोडक्ट पेपर है, आप पेपर फोटोकॉपी पेपर वगैरह जो होता है, प्लेन कॉपी पेपर, ये दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होता है, चाहे जिस स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होता है तो यहाँ रेट तो कम होता है। लेकिन आप कोई टेंडर डाल रहे हो आसाम का, त्रिपुरा का, अरुणाचल का, नागालैंड का, अब वहाँ का तो रेट आपको नहीं पता ना कि वहाँ किस रेट में बिक रहा है। आप तो यहाँ का अंदाज़ा लगाओगे, आप कॉस्टिंग वगैरह समझ में नहीं आएगा आपको क्या कैसे लगाना है। तो वो आप वहाँ के रेट में आप किस तरीके से कैटलॉग डालोगे, जिस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन निकल जाए, आपका प्रॉफिट भी निकल जाए, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि यही प्रोडक्ट नागालैंड में किस रेट में बिक रहा है। सर इसका कोई सॉफ्टवेयर भी आता है जिससे हम पता कर सकें कि हम प्रॉफिट पे चल रहे हैं, लॉस पे चल रहे हैं, अगर इस रेट पे बेचते हैं तो? मतलब आप जैम पोर्टल पे काम कर रहे हैं तो आपको ये पूरा रखना है कि हम प्रॉफिट में है लॉस में है जैम पोर्टल पे। हाँ जी। तो यहाँ इसके लिए देखिए वैसे तो कोई तरीका नहीं है, आपको शॉर्ट में वैसे अगर सेल वेल देखना हो, परचेज वर्चेज का हिसाब किताब आप ही को रखना होगा क्योंकि परचेज पे डाटा इसका मेंटेन होता नहीं है। वैसे आपको देखना हो तो ऑर्डर एंड पेमेंट्स में जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको अभी तक कितने का ऑर्डर मिला है, टोटल वॉल्यूम क्या था, कितने की पेमेंट हुई है, कितने की नहीं हुई है, ये सारा कुछ आपको किस महीने में आपने कितने का सेल किया, ये सारा कुछ डाटा आपको यहाँ पे दिख जाता है। परचेज का यहाँ पे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ सेल का दिखता है। अच्छा सर एक बात और बताइए, अभी मैं पीछे ऐसे टेंडर चेक कर रहा था जैम के, तो किसी डिपार्टमेंट में नाम नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने दिल्ली का डिपार्टमेंट था, उन्होंने एक पर्सन को 4,99,000 में ऑर्डर दिया। ठीक है। सेकंड ऑर्डर भी उनका कोई और चीज का, वो भी उसी पर्सन को दिया 499 में। ठीक है। फिर एक और ऑर्डर था उसी पर्सन को 490 में। ठीक है जी, 4.90 में 5,000 से कम दिया, एक हिसाब से ठीक है। अब वो पर्सन ने सपोज करो उस सप्लायर से वो 3 जो कोटेशन करवाई थी, L1 जो करवाया था अपना, वो करवाया। अब वो टेंडर वो जब उन्होंने ऑर्डर दे दिया तो मैंने देखा कि भी मैं ये तो आइटम मैं भी देता हूँ फोटोकॉपियर, और मेरा तो ये 380 का है। ठीक है। और उसने अपने आपस में मिलजुल के करा दिया जैसे भी कराया।
मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने किसी टेंडर में पार्टिसिपेट किया, आपने उस टेंडर में रेट डाला। टेंडर नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर है। अब डायरेक्ट ऑर्डर तो वो बायर के ऊपर डिपेंड करता है, वो जिसको मर्जी उसको दे दे। नहीं, वो मर्जी तो दे दें, हम्म। पर अगर एक सामान जो 480 का उसने लिया, 4.80 का, हम्म। 4,80,000 का, हम्म। वो मेरे उसमें 3,80,000 का था। सेम वही कैटलॉग। प्रोडक्ट सेम वही प्रोडक्ट। अच्छा। किसी कैटलॉग, उसी कैटलॉग में था। हम्म। अब क्या मैं उनको कह सकता हूँ जाके डिपार्टमेंट में कि भाई ये आपने ज़्यादा लिया, या कल को उस बायर को, सप्लायर को क्या प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं तो ये आपको कैसे पता लगा कि उन्होंने ऑर्डर किसी और को किया है इस रेट पे, क्या आपको कैसे पता लग गया? वो मैंने उसमें जाके देखा ना, जो डेली के आते हैं ना, हाँ हाँ। उसमें जाके देखा था ना मैंने कि आज किसको ऑर्डर दिए, मैं उससे देखता रहता हूँ ना बैठ के। हाँ हाँ। नहीं तो वहाँ से आपको फिर कैटलॉग का कैसे पता लगेगा आपको कि इसी कैटलॉग का ऑर्डर दिया है उन्होंने? ये तो नहीं पता लगता वहाँ पे। आइटम का तो पता चल गया ना मेरे को। आइटम का पता लगता है, कैटलॉग का तो नहीं पता लगता। अब हो सकता है कि आपका कैटलॉग दूसरा, उसका कैटलॉग दूसरा। चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ हाँ। एक फोटोकॉपियर है, हाँ हाँ। मैं 3.90 का सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा ये और सप्लायर है, वो उसको 3.80 का सप्लाई कर रहा है। अब वो भी वहीं पर ही है, मैं भी वहीं पर ही हूँ, पर मैंने एक दूसरे मैन्युफैक्चर करके दो और उसको लेके कैनन का या किसी और का लेकर अपना भी डाल दिया, और L1 आ गया उन दिनों से। वो L1 नहीं आया, उसका तो सर आप कोई पर्सन प्रोवाइड भी करते हो जो गेम को हैंडल करते हैं हमारे? हाँ जी, हाँ जी। आप अगर हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको हम एक स्पेशल पर्सन आपके लिए हायर करेंगे जो आपका ही काम देखेगा। आप जो टेंडर वगैरह बताओगे वो टेंडर वगैरह आपका फिल करके देगा, कोई कैटलॉग बताओगे आप वो कैटलॉग वगैरह आपका ऐड करके देगा। वो जो आप स्पेशल पर्सन दीजिएगा, जो क्वेश्चन लेती है वही क्वेश्चन का हल वो करेगा। दोबारा बोलिए। जैसे इनका जो प्रश्न था, जो ये कम अमाउंट डाले, किसी दूसरे का हो गया, बायर सेलर के सपोर्ट, वह जो काम किया आपका जो होगा वो हायर पर्सन, वही काम इनको भी करके देगा। हाँ जी ना, जो दोनों है बाय और सेल में दोनों है, वो आपका जो पर्सन होगा वो काम कर देगा। सर वो आपका पर्सन कितने पैसे लेगा? अपनी कितनी फर्म आप बना सकते हैं जेम पे, मीन्स एक पैन से, ये पूछ रहे हो आप? देखिए एक पैन कार्ड से आप ऐसे कर सकते हो कि एक आपका प्रोप्राइटरशिप वाला फर्म है वो हो जाएगा आपका। दूसरी फर्म आप अगर आप वैसे खोलना चाहो पार्टनरशिप में तो वो आपका वो हो जाएगा। मतलब आप दो फर्म, लेकिन एक आधार से एक ही फर्म बनेगा जेम पोर्टल पे। अगर आप एज आधार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो एक ही होगा, एज अगर आप पैन कर रहे हो तो आप दो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सर हाँ जी। एक सर जीएसटी रिटर्न के ऊपर वीडियो बना देना सर, नील जो भरी जाती है सर। नील जो भरी जाती है वो जब भी आपको भरना हो ना, अभी तो महीना 13 तारीख आज ही है, आज लास्ट डेट होएगा, आप भेज देना, हम बना देंगे आपका, ठीक है। अच्छा सर एक और बात बताइए, जो आज कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी ना? हाँ ये आपको ट्रेनिंग के जस्ट बाद आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी। ये पूरी रिकॉर्ड, अच्छा आज की ट्रेनिंग के बाद रात को मतलब हाँ कल मिल जाएगी? हाँ हाँ, रात को या कल। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि और कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी दिन मैं लेट ज्वाइन करूँ या कोई और जो बाकी लोग हैं वो कोई लेट हो जाए, हाँ तो कम से कम रिकॉर्डिंग होगी तो देख सकते हैं। हाँ, वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। बट क्या है कि आपको ना कुछ चीज़ें जो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि कुछ चीज़ें वैसी होती है जो यहाँ नहीं हो सकती, तो वो म्यूट हो जाता है। हाँ मैं ठीक है, वो तो बात ठीक है, होनी भी चाहिए वो। हाँ जी। सर कोई ऐसा भी है कि जैसे कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, मान लीजिए मैं लेता हूँ कि कोई बॉटल की कंपनी है, बॉटल की कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, की कंपनी नहीं है, उनको पता भी नहीं जंग क्या होता है, तो हम उनका वो रजिस्ट्रेशन करा दें, उसके बाद उसका प्रोडक्ट जो है हम सेल करते रहें, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए, ऐसा कैसे करा सकते हैं हम लोग? मतलब वो एज ए मैन्युफैक्चरर है, आप उनका रजिस्ट्रेशन करा के आप उनका प्रोडक्ट रीसेल करना चाहते हो, ये कह रहे हो? हाँ ऐसा ऐसा सर। हाँ तो पहले आप उनका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, नहीं भी कराना है ना
तो आप देखिए जैम पोर्टल पे आप किसी भी ब्रांड को अगर आप रीसेल करना चाहते हो तो सबसे पहले वो ब्रांड आपका जैम पोर्टल पे होना ही चाहिए या प्रोडक्ट। हाँ जी। तो सबसे पहले आपको उनका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर आपको उनका ऑथोराइज रीसेलर बनना होगा, तो आप उनके प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं। अच्छा, और अच्छा ऐसे करना पड़ेगा। तो उनको क्या क्या चार्जेस जमा कराने पड़ेंगे उनको? एज ए मैन्युफैक्चरर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो डिपेंड करती है वो आपके टर्नओवर पे डिपेंड करती है। आप जितना भी टर्नओवर वहाँ बताओगे उसके हिसाब से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट बताया जाएगा। मिनिमम 5,000 से लेके मैक्सिमम 25,000 तक भी होता है। अच्छा, तो वो प्रिंसिपल कंपनी वो जमा करा देगी? हाँ सर BSF या CRPF की मेरे में बिल्ड शो नहीं हुई है, CRPF BSF वगैरह। नहीं, वो आपको फिर सर्च करने नहीं आ रहा होगा। शो तो करता ही है हर एक बिट, आपको सर्च नहीं करने आता होगा, वो आपको बताया जाएगा किस तरीके से सर्च करना है। तो सर हम लैपटॉप वगैरह लेके बैठे जब भी हो तो? दोबारा बोलिए। लैपटॉप लेके बैठे या फोन पे ले लेते हैं? ना आप लैपटॉप लेके बैठिए, वो बेहतर रहेगा। फ़ोन में क्या है ना कि थोड़ा सा आपको स्क्रीन साफ से दिखेगा नहीं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है ना कि लैपटॉप पे आपको क्लियर दिखेगा। और साथ के साथ हम लाइव करते भी हैं तो आपको समझ में भी आएगा। फ़ोन में उतना समझ में नहीं आएगा, तो हम लाइव आपको करके भी दिखाते हैं तो आपको बढ़िया है समझ में आएगा। आसिफ जी आप कुछ पूछने वाले थे, बताइए। आसिफ जी। हेलो। हाँ आसिफ जी बताइए। हाँ सर, बोल रहे हैं कि आपका L1 सर्विस में क्या क्या रहेगा, मतलब L1 का पूरा प्रोसेस रहेगा क्या? हाँ, वो L1 आपको सारा बताया जाएगा कि आपको अपने प्रोडक्ट पे L1 किस तरीके से करना है विद फिल्टर। नहीं, अभी का मेरे को थोड़ा थोड़ा L1 आता है, बट मेरा एक प्रॉब्लम आ रहा है कि मान के चलिए एक प्लेन कॉपियर पेपर हुआ, ठीक है? इसका भूल जाइए, इसका भूल जाइए, इसका नहीं हो रहा है L1। इसमें लोगों ने बहुत रेट खराब कर रखे हैं, इसका L1 नहीं हो रहा है वैसे। प्लेन कॉपियर का जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। ट्रेनिंग की वीडियो इस चैनल पे आती रहती हैं। कोई भी डाउट्स हो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज डाल के आप लोग क्वायरी अपना पूछ सकते हैं। फर्स्ट कंसल्टेंसी जो होती है वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।